औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। सबसे पहले तो 27 रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद आपको देता हूँ। रमज़ान शरीफ का महीना, बरकतों का महीना, रहमतों का महीना। आज 27वीं तारीख़ है और इस हवाले से भी बेहतर है कि वो एक आध दिन का आगे पीछे, लेकिन कहते हैं लोग 27 रमज़ान 1366 हिजरी को पाकिस्तान का क़याम हुआ था। 27 रमज़ान 1366 भी जुमेरात का दिन था। आज 27 रमज़ान 1441 हिजरी भी जुमेरात का दिन है। पाकिस्तान के क़याम के अगले दिन जुम्मतुल विदा था, कल जुम्मतुल विदा है। और इस हवाले से हम सबको, जैसे हमने कहा, दुआ मांगनी चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि सब दुआ मांग रहे होंगे कि ये जो वबा जिससे अल्लाह ताला ने हमें आजमाइश में डाला है, उस आजमाइश से हम जल्द निजात हासिल करें। मैं सबसे पहले जैसे कहता हूँ, इसलिए कि नंबर्स दिए नहीं तो लेटेस्ट जो फिगर्स हैं आज के वो मैं दे देता हूँ, और उसके बाद जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है उस पर भी आ जाऊँगा और फिर आपके सवालात ले लूँगा। कल तक हम 1,37,540 टेस्ट कर चुके थे। पिछले 24 घंटों में हमने 6,003 टेस्ट किए हैं। इस तरीके से टोटल तादाद 1,43,543 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 960 लोग इन्फेक्ट हुए हैं इस डिज़ीज़ से, जो कि टेस्ट करदा तादाद का 16% बनता है। और इस तरीके से टोटल लोग जो इन्फेक्ट हुए हैं सूबह सिंध में, उनकी तादाद 19,924 हो गई है। 6,325 लोग क्योर हो चुके हैं इस इन्फेक्शन से, जो कि 32% बनती है टोटल इन्फेक्टेड लोगों का। और पिछले 24 घंटों में 680 लोग सेहतयाब हुए हैं इस इन्फेक्शन से। पिछले 24 घंटों में 20 लोग वफ़ात पा चुके हैं इस वबा से, जो कि सिंध में सबसे बड़ा नंबर है एक दिन का। टोटल 336 लोग वफ़ात पा चुके हैं, जो कि 1.7% है इन्फेक्टेड लोगों का। 11,735 लोग होम आइसोलेशन में हैं, 806 डिफरेंट आइसोलेशन सेंटर्स में हैं, 722 अस्पतालों में हैं। और इस तरीके से 13,263 लोग अभी तक इस वबा में मुब्तला, जो कि रिकॉर्डेड लोग हैं, वो हैं। मुश्किल वक्त है। जो लॉकडाउन्स वगैरह हैं वो आपको पता है सारे खुल चुके हैं। बाज़ारें और शॉपिंग मॉल्स वगैरह ये खोल दी गई हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला करे ऐसा ना हो, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मुझे कहा जाता है कि पता नहीं डराने आ जाता है। हकीकत बताना और लोगों को आगाह करना मेरा फ़र्ज़ है। जो ये ओपनिंग अप हुई है उसका इफ़ेक्ट 14 दिन बाद ज़ाहिर होगा। और ये जो हमारे केसेस की तादाद बढ़ रही है, ये भी जैसे ओपनिंग्स अप होती गई हैं, अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा, मैंने पिछले दफ़े दिखाया भी था कि क्लियर डिस्टिंक्शन थी। जब 14 अप्रैल को कुछ चीज़ें खुली तो उसके कुछ दिनों बाद केसेस बढ़ने शुरू हुए। तो ये भी अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तादाद बढ़ेगी केसेस की इस ओपनिंग के 14 दिन बाद और महीने बाद जो है उनकी अमवात का भी इफ़ेक्ट आएगा। हमारी पूरी कोशिश है कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर सकें
اپنی ہیلتھ فیسلٹیز ہم نے بے تحاشا بڑھائی ہیں، اور یہی وجہ ہے، میں آپ کو وہ شروع سے بتاتا تھا نا کہ جی آپ کو ایسا کرنا چاہیے کہ اس انفیکشن کی ریٹ ایسی نہ ہو کہ آپ کی ہیلتھ فیسلٹیز کو لیپس کر جائیں. ہم اس وقت بھی کمفرٹیبل ہیں، اور یہ لاک ڈاؤن کے ہی فوائد ہیں جس کی وجہ سے کمفرٹیبل ہیں، اور یہ میں اکیلا نہیں کہہ رہا. ایون جو لوگ لاک ڈاؤن کے مخالف تو نہیں کہنا چاہیے لیکن اس کو اتنا ضروری نہیں سمجھتے تھے، وہ بھی ہر ایک شخص اپنی تقاریر میں، اپنی پریس کانفرنسز میں یہ کہہ چکا ہے کہ لاک ڈاؤن سے ہمیں بہت فائدہ ہوا. اور یہ میں کہتا ہوں کہ راکٹ سائنس نہیں ہے، ہم سب کو پتہ تھا یہ ہونا ہے. تو یہ ہم ضرور جو ایک انیشیٹو لیا تھا 26 فروری کے بعد سے 27 فروری سے، کہ وہ ٹاسک فورس بنائی اور انہوں نے فیصلے کیے، ان فیصلوں کا فائدہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پورے پاکستان کو ہوا ہے. اس لیے کہ ہم نے جو بھی سٹیپس لیے پھر باقی سب نے فالو کیے. اگر اتنے غلط تھے تو کوئی اور فالو نہ کرتا. خیر یہ تو میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دے دیا اور آج کی پوزیشن بھی بتا دی، اور آگے جو ایکسپیکٹیشن ہے وہی بتا دی آپ کو. عید آنے والی ہے. آج میں صبح میں نے سنا تو نہیں، وہ ٹکرز پڑھا تھا، فواد چودھری صاحب نے تو کہہ دیا اتوار کو عید ہوگی. مجھے نہیں پتہ، ضرور ہمارے جو قانون کے مطابق جس عید کا اعلان ہوگا تو اتوار یا پیر کو عید ہوگی. آج 27 رمضان ہے، کل جمعۃ الوداع ہے. میری آج کی پریس کانفرنس کا مقصد جو ہجری سال 1441 کی عید کا دن ہے، پہلی شوال، اس کو میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا ہمارے فرنٹ لائن ورکرز، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے پیرامیڈکس، ہماری نرسز، ہمارے وہ لوگ، ان میں ہمارے صفائی والے لوگ، سینیٹری ورکرز جو کووڈ پیشنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وارڈ بوائز، پھر ہماری پولیس کے فرنٹ لائن ورکرز جنہوں نے اس پورے وقت میں، اور آگے بھی انہیں کرنا ہے، اس کووڈ کی جو پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں. وہ رینجرز کے ہمارے دوست، میں ان سب کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا. پورے پاکستان میں جو اس وقت تک ریکارڈ ہے، بھی اوبیسلی یہ بڑھتا رہتا ہے، 1415 ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، ہیلتھ سیکٹر کے لوگ انفیکٹ ہوئے ہیں، جو تقریباً 3% بنتا ہے جو ٹوٹل انفیکشنز کا. صوبہ سندھ میں 364 ہمارے ہیلتھ سیکٹر سے ریلیٹڈ لوگ، اور اس میں نے کہا اس میں ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، نرسز، ہمارے باقی ورکرز جو کووڈ پیشنٹس کے ساتھ اسپتالوں میں کام کر رہے ہیں، وہ سب شامل ہیں. 27 ان میں صحتیاب ہو گئے 364 میں سے، اور 7 ہمارے ڈاکٹرز شہید ہوئے. میں ان کا نام لے کے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر عبدالقادر سومرو، ڈاکٹر عبدالحق، ڈاکٹر زبیدہ سراج، ڈاکٹر فرقان الحق، ڈاکٹر انصار ابراہیم، ڈاکٹر بشیر قاسم اور ڈاکٹر نواز گاہوٹی. یہ 7 لوگوں کو میں خاص طور پہ کہوں گا. پولیس پہ اگر آئے تو 274 ہمارے پولیس کے جوان انفیکٹ ہوئے ہیں، جن میں سے 59 ریکور کر گئے ہیں، 210 ابھی تک اس وبا میں مبتلا ہے، اور 5 پولیس کے ورکرز کی اس کووڈ کی وجہ سے شہادت ہوئی ہے. میں ان کے نام بھی لینا چاہوں گا ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. سب انسپکٹر پولیس حنیف احمد، پولیس کانسٹیبل انیس احمد، اے ایس آئی محمد انور، اے ایس آئی شیر گل خان نیازی،
हेड कांस्टेबल अब्दुल अजीज़, ये इनकी कुर्बानियाँ। इसके अलावा 20 हमारे रेंजर्स के जवान हैं जो इन्फेक्ट हुए हुए हैं, मैं उनका भी जिक्र ख़ास तौर पे करना चाहूँगा। और उसके साथ साथ ये सारे जो पिछले 3 महीने 26 फरवरी के बाद से तकरीबन 3 महीने हो गए, इस पूरी चीज़ में जो मीडिया और हमारे प्रेस वाले, जो मैं आपको जो बात कहता हूँ ये लोगों तक पहुँचाने के लिए, जो बाकी चीज़ें हैं लोगों तक पहुँचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के, अपनी जान के ख़तरे में ला के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको भी मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ, जो हमारे प्रेस के दोस्त हैं। इसके साथ साथ एक दरख्वास्त पूरे मुल्क के लोगों से मैं ये करना चाहता हूँ। हमने ये ईद नाम तो कर दी इनके, ईद पे मुसलमानों का रिवाज है कि हम तोहफे तोहफ़े एक्सचेंज करते हैं। आप इन डॉक्टर्स को, इन पैरामेडिक्स को ईद का तोहफ़ा कैसे दे सकते हैं? वो ईद के तोहफ़े के लिए मैं आप सबसे कहूँगा, आपकी तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान के लोगों से कहूँगा कि घरों पे रहें। ईद खुशी का मौका है, इसको मैं जो बातें करता हूँ फिर मेरे ऊपर बड़ी क्रिटिसिज्म होती है कि ये तो पता नहीं आके एक ब्लीक पिक्चर पेश करता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह ताला करे ऐसा ना हो, लेकिन जो हकीकत है वो तो बताना मेरा फ़र्ज़ है सबको। तो तोहफ़ा आप यही दे सकते हैं कि आप ख़ुद एहतियात करें। आप एहतियात करेंगे तो हमारे जो मेडिकल हेल्थ वर्कर्स हैं उनको उनके ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ चलती रहेंगी। हम एज ए कंट्री इस वबा पे काबू पाने की हमारे और कोई हमारे पास हथियार नहीं है। हमने अपनी हेल्थ सिस्टम को एक स्टेप आगे रखना है इस वबा से, और कोई हल नहीं है। और उसके लिए हम सब रोल प्ले कर सकते हैं। हम महफूज रहें, ख़ुद को महफूज रखें, अपने घर वालों को महफूज रखें, बच्चों को महफूज रखें, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों को और उन लोगों को जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनको महफूज रखें। एक ही मकसद है। मेरे ऊपर इल्ज़ाम है कि मैं सियासत करता हूँ, मैं बिल्कुल सियासत करता हूँ, मैं लोगों की जान बचाने के लिए सियासत कर रहा हूँ। पहले दिन से मैं हकीकत पेश कर रहा हूँ। एक चीज़ और जो मैं कहना भूल गया कि जो हमारे जान की कोई कीमत नहीं, इनकी कुर्बानी की कोई कीमत नहीं है। मैंने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से ही बात की, फिर मैंने डॉक्टर हजरा से कंसल्ट किया, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से, और जो हम पुलिस में एक पैकेज देते हैं इन लाइन ऑफ ड्यूटी, जो वफात पा जाए, वो पैकेज हम सब पुलिस वालों को जो इस मर्ज में अपनी लाइन ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान गंवा बैठे हैं, और डॉक्टर्स को हम देंगे। इसमें थोड़ा सा ये है कि प्राइवेट सेक्टर डॉक्टर्स को कैसे देंगे, मैं ये भी ऐलान करता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स को भी हम देंगे, और पैरामेडिक्स जो भी इससे होते हैं, वही कॉम्पनसेशन, वही पैकेज जो कि हम पुलिस को देते हैं लाइन ऑफ ड्यूटी। और उसका तरीक़ाकार हम देख लेंगे कि क्या होता है, लेकिन ये मैं मेरी ज़बान है, मैं अपनी काबीना से मैं ले जाऊंगा और ये पैकेज में उनके लिए भी मंजूर कराऊंगा। ऐलान मैं भी कर रहा हूँ। हमने बेइंतहा कोशिश की और हम कामयाब भी हुए काफ़ी हद तक। हाँ, प्रॉब्लम्स आए, ये ऐसी वबा थी, कभी पहले किसी को पता नहीं था। मैं ये सेफली क्लेम कर सकता हूँ, चाहे माने लोग या ना माने, कि सूबा सिंध के लोगों ने पूरे पाकिस्तान को रास्ता दिखाया है इस वबा काबू पाने के लिए। अब चाहे जो कुछ भी कह लें,
اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تعداد کم ہے. بہت اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہے, کرم کیا ہے, لیکن اس میں صوبہ سندھ کے لوگوں کی قربانی شامل ہے جو لاک ڈاؤن کے لیے تیار ہوئے اور انہوں نے لاک ڈاؤن کیا اور شروع میں اس کا پھیلاؤ روکا. نہیں تو باقی ملکوں میں ابھی بہت باتیں کر رہے ہیں جی اتنے ملک کھل گئے, وہ بڑے عجیب و غریب نمبر, جس کو جو مرضی آتی ہے وہ نمبر دے دیتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے. لیکن اگر آپ لوگ خود دیکھیں تو جن جن ممالک نے وہ تدابیر نہیں کی ہیں یا لیٹ ہو گئے, ہم لیٹ نہیں ہوئے. مجھے حیرت کبھی کبھی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں الزام دیا جاتا ہے ہمارے اوپر کہ جی آپ نے لاک ڈاؤن کر دیا اور یہ فلاں پریشانی ہوگی, یہ پریشانی ہوگی, اور اس کے اگلے ہی سانس میں کہتے ہیں کہ ہم نے جلدی اسٹیپس لیے اس لیے پاکستان بچ گیا اور وہ ہم نے جلدی سے لاک ڈاؤن کیے. خیر جو مرضی ہے وہ کریں. میں زیادہ اور نہیں, باقی میں آپ کے سوالات لے لوں گا اس لیے کہ میں زیادہ اور نہیں کرنا چاہ رہا. صرف آج کا مقصد پریس کانفرنس کا یہ تھا کہ میں یہ عید نام کرنا چاہتا ہوں اپنے ڈاکٹرز, پیرامیڈکس, ہیلتھ ورکرز جو کہ اس وبا سے, کہ ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں, ہماری پولیس, ہماری لا انفورسمنٹ, ہماری ریونیو کے لوگ جن لوگوں نے ادھر کام کیا ہے, باقی ڈپارٹمنٹس کے, اور جو کوئی بھی والنٹیئرز جو کوئی بھی رول رہا ہے اس وبا کے لیے, میں یہ عید ان کے نام کرنا چاہتا ہوں. اور آپ سب سے درخواست کرتا ہوں, میڈیا کی توسط سے پورے پاکستان کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس عید کو سادگی سے منائیں. اگر پتہ نہیں, میں نے نئے کپڑے نہیں پہنے اس عید پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی تھی کہ جب ایسی باتیں ہو رہی تھی کہ جی آپ نے نہیں سلانے کپڑے اور لوگوں نے تو سلانے. میرا نہیں خیال ہے کہ اس ماحول میں ہم نئے کپڑوں کی بات کریں. چلیں, آپ سمجھتے ہیں کہ مراد علی شاہ جھوٹ بولتا ہے, کوئی ایسی وبا نہیں, ایسے بھی لوگ ہیں نا, کوئی ایسی وبا بڑی نہیں ہے. لیکن دوسری سانس میں آپ یہ بولتے ہیں کہ جی پوری دنیا میں اکنامک ٹرموائل ہوا ہے, غربت بڑھ گئی ہے. میں وہ نمبروں پہ وقت آئے گا وہ بات کروں گا, جو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں بڑی بڑی مزیدار باتیں ہیں وہ, لیکن اس وقت کرنے کی نہیں ہے. کروں گا, موقع آئے گا. جو اکنامک بات کر رہے ہیں کرونا کی وجہ سے ہی ہو گیا, کرونا کی وجہ سے نہیں, آپ کی اپنی نااہلی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے ادھر. چلیں مان لیں کرونا کی وجہ سے غربت بڑھ گئی ہے, لوگ فاقہ کشی پہ مجبور ہو گئے, اس وقت تو سادگی سے عید منانے کے لیے کہہ دو اسی وجہ سے کہ میں اگر افورڈ کر سکتا ہوں نئے کپڑے اور میں سلوا لوں, وہ مزدور جو افیکٹ ہوا ہے, جو دیہڑی دار جو افیکٹ ہوا ہے, وہ تو نئے کپڑے نہیں لے سکتا. اسی کے لیے آپ نیشنل طور پہ اعلان کریں کہ ہم سادگی سے عید منائیں گے. مجھے امید ہے کہ یہ اعلان, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک نیشنل نیریٹو ہونا چاہیے, پورے پاکستان میں ایک بات ہونی چاہیے. اور میں یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں اس وقت نہیں, میں آپ لوگ مجھے پتہ ہے سوال ہو سکتا ہے کریں, اسمبلی سیشن جب بھی ہوگا, جب اسپیکر صاحب بلائیں گے ادھر, میں پورا جواب دوں گا تاکہ سب کو پتہ چلے کہ کون کس نے کیا 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 ہے اس وبا کے دوران, کس طریقے سے سیبوٹیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے, کس طریقے سے لوگوں کی زندگی سے کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں بہت لوگ انوالوڈ ہیں, لیکن اس وقت میں چاہ رہا ہوں ایک نیشنل یونٹی, ایک نیشنل نیریٹو. تو میری درخواست وزیر اعظم صاحب سے بھی ہے کہ یہ قومی اعلان کریں کہ عید سادگی سے منائی جائے. صوبہ سندھ کے حوالے سے میں نے پورے پاکستان کے لوگوں کو درخواست کی ہے, ایز این انڈیویجول, ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے طور پہ میں اپنے صوبے کے لوگوں سے کہہ سکتا ہوں. ایک دو چیزیں اور جو میں اگین بتانا ضرور چاہوں گا, اس لیے کہ فیصلہ کرنے والا لوگ خود ہو جاتے ہیں, اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے والے اگر ہونا چاہے. اس وبا, نمبرز بھی ہیں, میں نمبرز نہیں دوں گا, بہت سارے نمبرز ہو جاتے ہیں. جو تھکلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں پورے پوری دنیا میں,
وہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. جہاں پہ پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہے, یہ کوئی راکٹ سائنس میں نہیں, بہت سمپل سی چیز ہے, وہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے پاکستان میں بھی کراچی شہر سب سے زیادہ تھکلی پاپولیٹڈ ہے, سب سے زیادہ افیکٹ کراچی شہر ہوا ہے, دوسرے نمبر پہ لاہور ہوا ہے, اس لیے کہ لاہور اس کے بعد زیادہ تھکلی اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا. تو جو سٹیپس لینے ان بڑے شہروں میں لینے ہیں نا ہم نے, اور پھر اس کو لسانی اور سیاسی بات میں بدل دیا جاتا ہے. سٹیپس وہی لیں گے جہاں پہ بیماری پھیل رہی ہو زیادہ, اور کہا گیا کہ دشمنی کی فلانے کی, وقت بتائے گا ہر چیز کے لیے. لیکن میری ادھر کابینہ, ہماری نیتیں بالکل ٹھیک تھیں, اور ہماری ریزالو بالکل تھی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت پہ, ان کی گائیڈنس میں جو ہم نے فیصلے لیے نیک نیتی سے, اور کافی حد تک درست فیصلے لیے ہیں. آپ نے دیکھ لیا نا, وہ جو لاک ڈاؤن کھلا تھا, بازاریں کھلی تھیں, آپ کے اخباروں نے رپورٹ کیا, میں نے نہیں کہا کہ جس طریقے سے شاپنگ ہو رہی ہے بازاروں میں, اچھی بات ہے, لوگ خرید و فروخت کریں, لیکن کیا ایسا ماحول تھا کہ لوگ بھوک سے مر رہے تھے؟ کہیں 3 مہینے ہو گئے. ایک آدھ ایشو وہ میر پور خاص کا دکھاتے ہیں, اس کے اور بیک گراؤنڈ میں اور چیزیں, ایک ڈاکٹر کا بتا دیتے ہیں جو کہ غلط ہے. آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ کریں بات, ایسی کوئی چیز ہوئی نہیں اس ملک میں. ہاں پرابلمس ہیں, پرابلمس پہلے سے تھے, پرابلمس آپ کے کریٹ کیے ہوئے تھے. کل میں نہیں آج بات کروں گا, وہ وقت آئے گا بات کروں گا. کل ساری آئی نا رپورٹس کی جو انہوں نے نمبرز کے ساتھ فجنگ کی ہے, اکنامک رپورٹنگ ہوئی ہے. مس رپورٹنگ نہیں, فراڈ. مس رپورٹنگ نہیں ہوتی ان چیزوں میں. مس رپورٹنگ ہے کہ غلطی سے مس رپورٹنگ آپ کرتے ہیں کبھی کبھی, آپ فراڈ نہیں کرتے. یہ فراڈ تھا جو کیا ملک کے ساتھ, لیکن خیر اس کو میں بعد میں بات کروں گا, آج نہیں کروں گا. نہیں, ایک آخری چیز میں کہوں گا, ایک چیز میں صرف کہنا چاہتا ہوں, اس لیے وہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. اس کا ایک فار ریچنگ افیکٹ ہے جس کا کووڈ سے ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے, لیکن میں ضرور وہ کہنا چاہتا ہوں. میں نے آج سے ہفتہ ایک پہلے, ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے, ایک نوٹیفیکیشن میری نظر سے گزری آئی فیڈرل گورنمنٹ کی. انہوں نے 10واں نیشنل فائنانس کمیشن کی تشکیل دی اور اس کے ٹی آرز لکھے. اس پہ میں ایک خط لکھ چکا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو. یہ غیر آئینی ہے اور بڑا کلیئر ہے. اگر کبھی میں اور ڈیٹیل میں بھی بات کر لوں گا آپ دوستوں سے, اگر کوئی سوال ہوگا اسپیسیفکلی اس کے لیے, آپ سمجھتے ہیں غیر آئینی نہیں ہے تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا. بالکل غیر آئینی ہے, اس کے ٹی او آرز غیر آئینی ہے, اور میں نے پرائم منسٹر سے کہا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کو واپس لیں. جہاں تک مجھے پتہ ہے لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس بھی داخل ہو گیا ہے اس پہ, پاکستان مسلم لیگ نواز نے کیا ہے. اور اگر پرائم منسٹر کی طرف سے مثبت بھی نہیں, مثبت کیا آئینی ایکشن لیتا, تو پھر میں آئین کی تو جو حالت ہے, میں پھر کیا بتاؤں آپ کو. ابھی کھل گیا ہوں تو ایک آدھ چیز اور بھی بتا دوں, آئین کو کیسے پامال کیا جا رہا ہے. سی سی آئی کی میٹنگ آئین میں لکھا ہے ہر 90 دن میں ہونی ہے. پچھلی میٹنگ انہوں نے 1.25 سال بعد, 1 سال 1 مہینے 12-13 مہینے بعد کی تھی, جو 23 دسمبر کو تھی. 23 مارچ کو میٹنگ ہونی تھی, 1 مہینہ اور ایکسٹرا ہو گیا. اس پہ کوئی فکر نہیں ہے کہ آئین پہ میں عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. نیشنل اکنامک کونسل, آئین میں لکھا ہے کہ سال میں 2 میٹنگز ہونی ہیں. جب سے موصوف وزیر اعظم بنے ہیں 1 میٹنگ کی ہے. 29 مئی ہے یا 19 مئی 2019, سال 2018-19 کا جو ایئر تھا اس میں 1 میٹنگ. 2019-20 میں ابھی تک کوئی میٹنگ نہیں, شاید ایک کریں گے بجٹ سے پہلے, لیکن آئین میں لکھا ہے کہ 2 میٹنگ کم از کم, منیمم آف 2. یہ کیوں کوئی نہیں پوچھتا؟ یہ تو بلیک, مطلب اس میں کوئی مبہم چیز بھی نہیں ہے نا کہ پتہ نہیں یہ ہو سکتا ہے یا وہ ہو سکتا ہے. بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے. ایک آرٹیکل 154 ہے, ایک آرٹیکل 1
کیا ہے مرتضیٰ اگر آپ کو یاد ہو, CCI کا اور NEC کا, اور 157 ہے شاید, 157 الیکٹریسٹی کا ہے. خیر وہ دیکھ لیجیے گا, میں کوئی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن یہ تو مجھے اتنا ایکسپرٹ ضرور ان کو پتہ ہے کہ NEC کی 2 میٹنگ سال میں ہونی ہے. اس سال ابھی تک ایک میٹنگ بھی نہیں ہوئی, پچھلے سال ایک میٹنگ ہوئی, صرف 2 نہیں ہوئی. تو یہ کیوں کوئی چیک نہیں کرتا کہ آئین پہ چلنا آپ نے اوتھ لیا ہوتا ہے. یہ خیر پھر میں ڈائگریس کر جاؤں گا, یہ تو کہانیاں شروع ہوں گی تو جائیں گی. ونس اگین میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, 1 شوال سن 1441 ہجری, عید کا دن, ہمارے فرنٹ لائن ورکرز, ہیلتھ ورکرز, ہمارے سیکیورٹی کے اسٹاف, ہماری میڈیا کے لوگ, ان کے نام, ان کی عقیدت میں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ درخواست کہ سادگی سے عید منائی جائے. میں ایک چیز وہ کہہ رہا تھا, پھر رک جاتا ہوں اس لیے کہ ڈرتا ہوں, لیکن میں کہہ دوں میں آپ سے یہ بھی چلے, میں کروں گا درخواست, نہ نکلیں گھروں سے, اپنے گاؤں میں نہ جائیں. جو لوگ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں نا اس وقت, اگر دیہاتوں میں یہ وبا پھیل جاتی ہے, وہاں پہ فیسلٹیز ہمیں پتہ ہے اس طریقے کی نہیں ہے. شہروں میں ہمیں میجر پرابلم ہے, پوری دنیا کو پرابلم ہوا ہے. امریکہ جیسا ایڈوانس ملک, اٹلی, فرانس, اسپین, آپ نے دیکھا ادھر کیا حالت ہوئی ہے. ہمیں شہروں میں پرابلم ہوا ہے اور آگے اور ہوگا, لیکن اگر دیہاتوں میں یہ ویسے پھیل گئی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس لیے میں سب سے درخواست کروں گا کہ اس عید پہ اپنے گاؤں کی طرف نہ جائیں. آپ کا فیصلہ ہے, اب میں روک کسی کو نہیں سکتا. میں آپ کو بتا تو سکتا ہوں, آپ کو گائیڈ تو کر سکتا ہوں چیف ایگزیکٹو, آپ نہ جائیں. اور آپ اس لیے نہ جائیں کہ آپ یہ ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں عید ہیلتھ ورکرز کو, آپ ان کو اور مشکل میں نہیں لانا چاہتے. اور آخر میں جیسے میں نے کہا, میں وزیر اعظم سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ نیشنل اعلان کریں کہ یہ عید سادگی سے منائی جائے. بہت شکریہ جی. ناصر شاہ صاحب. بلوچ صاحب کریں گے سوال. شوگر کمیشن کی جو فرانسک رپورٹ ہے وہ آ گئی ہے. آپ کی شخصیت کو ذرا یہ بتانے کہ متنازع بنانے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے, اور ایک پورا والیوم ہے, چونکہ اس کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں تھا کہ 2015, 16, 17, 18 کی جو بھی آپ نے جو ہے نا سبسڈی دی ہے شوگر ملز کو, اس حوالے سے ان کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں تھا, اور آپ گئے بھی اس وجہ سے نہیں ان کے پاس کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا. تو کیا وجہ ہے؟ آپ گریزاں ہیں, بہت ساری بات نہیں کرتے, لیکن دوسری طرف آپ کی شخصیت کو متنازع بنانے. نہیں, میں نے ابھی دیکھی نہیں ہے رپورٹ, آپ کو اب مل گئی ہے تو مجھے ایک کاپی دے دیں تو میں دیکھ لوں. میں نے دیکھی نہیں ہے, میں دیکھوں گا تو اس پہ جو بھی ہوگا میں ریئیکشن اپنا پراپر دوں گا. میں زیادہ نہیں, میں اس کا جواب ان کو دے چکا ہوں کہ جو انکوائری کمیشن ایکٹ ہے 2017 کا, وہ کہتا ہے کہ کمیشن حکومت بنائے گی, حکومت میننگ فیڈرل کیبنٹ اس کے TOR سیٹ کرے گی, اور اس میں ان پہ بندش ہے کہ وہ TORs کے حدود میں رہتے ہوئے اپنی انکوائری کریں. اور انہوں نے مجھے بلایا تھا تو انہوں نے ایک پچھلے سال کا ذکر کیا تھا, اور میں نے یہ لکھا تھا کہ میں آپ کے پچھلے سال آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے, اور میں ایک غیر قانونی کام کرتے ہوئے فیسیلیٹیٹ کیسے کروں آپ کو. تو اگر رپورٹ میں کچھ ایسا آئے گا, مجھے نہیں پتہ, آئے گا تو جواب دے دیں گے. ناصر شاہ صاحب. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ NFC کا تو میرے پاس آ گیا نا ایک نوٹیفیکیشن, اور وہ نوٹیفیکیشن میرے حساب سے اور ہماری لیگل ڈپارٹمنٹ اور ہمارے
कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के हिसाब से वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम वो कर नहीं सकेंगे, इसलिए मैंने लिख दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर ये देखते हुए, और जब आपने सवाल किया मुझसे, एक और सहाफ़ी ने भी सवाल किया, तो मैंने कहा मुझे लगता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जानबूझ के एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उसको वापस ले लेंगे, और जो आइन में एनएफसी का लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें कौन से मेंबर होने चाहिए, और जो आइन में एनएफसी का काम लिखा हुआ है उसी काम तक उसको महदूद रखेंगे। ये तो ये। दूसरा, आपने इरसा का जिक्र किया। इरसा की अभी तक मेरे पास आई नहीं है, टीवी पे सुनी है, कोई ऐसी चीज़ आई नहीं है। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इरसा के मेंबर को जो इरसा का कानून है उसमें सूबे की मशावरत के बग़ैर नहीं हटा सकते। तो अभी अगर कोई कह रहा है ना आपको कि हट गए, तो ये गलत है। जब मेरे पास जी नहीं, आपके पास है फैसला? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, मिस रिपोर्टिंग वाली बात। नहीं हट सकता, उनका इरादा हो सकता है, ये इरादा हो सकता है उनका, लेकिन हटाने से पहले उन्हें हमसे मुशावरत करनी होगी। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अभी तक, आपने सवाल किया तो मैंने जवाब दिया। मेरे पास जब कोई चीज़ आएगी, हटाने से पहले उन्हें मशावरत हालात में करनी है। कानून मेरे पास ये आईपैड में मौजूद है, वो शिक भी बता देता हूँ, उसके एग्जैक्ट सेक्शन 6 है, उसमें एग्जैक्ट वर्ड्स है रिमूवल के लिए, रखने के लिए भी बंदा कि सूबे से नॉमिनेट होगा बंदा, और रिमूवल के लिए भी लिखा है कि इन कंसल्टेशन विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कोई वजह, और उसमें वजूहत दी हुई है कि किस वजह से निकाला जा सकता है। और उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने पहले अपना ओपिनियन बनाना है ना, फिर उन्होंने बनाना है कि फ़लाने बंदे को या इसको निकालना है, तो पहले फेडरल गवर्नमेंट ने तय करना है कि हम चाहते हैं कि इसको निकालें, लेकिन निकालने से पहले उन्हें सूबे से मशावरत करनी है। तो ये बात है। अगर कोई गैर कानूनी गैर आइनी बात हुई, मैं आपको फिर करेक्ट करूँ, मिस रिपोर्टिंग जो मैंने कहा था ना, हटा नहीं दिया अभी तक। नोटिफिकेशन देखा है आपने? मंजूरी दी कि हम इसको हटाना चाहते हैं। मैंने जो, मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने अभी देखा नहीं है, और वो मशावरत करेंगे अब। तो ये आप लोग को क्लियर होना चाहिए ना, और मशावरत करेंगे तो हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। हो सकता है हम अग्री करें, हो सकता है ना करें, हमारी काबीना बैठेगी, गवर्नमेंट फैसला करेगी। तीसरा आप, हाँ, ट्रेन चल गई भाई, हमने मना किया था। ट्रेन फेडरल सब्जेक्ट है, आपको पता है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमसे पूछा गया, हमने बिल्कुल क्लियरली मना किया कि हम नहीं चलाने दे सकते, हम अभी भी उस पर कायम हैं। लेकिन वो फेडरल सब्जेक्ट है, वो चला लेते हैं, तो हमें तो इंटरफियर नहीं कर सकते फेडरल काम के साथ। फ़िलहाल तो यहाँ से पहली ट्रेन अप गई है। मैं जो कह रहा हूँ, मैं लोगों से कह रहा हूँ अपने घरों पे नहीं जाए। मैं क्यों कह रहा हूँ यही चीज़? तो इसलिए मैं अल्लाह ताला से सिर्फ दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला लोगों को, आपने फिर देखा भी था, जो जैसे ट्रांसपोर्ट में लोग बैठ रहे हैं, जैसे शॉपिंग पे लोग जा रहे हैं, हम लोगों से कह ही सकते हैं। तो ये है इसका। बहुत शॉर्ट है यार। मुझे देखें, इस वक्त तक फेडरल गवर्नमेंट ने रिवाइज नंबर राइटिंग में नहीं दिया। मुझे हैरत इस चीज़ की है। मैं परसों, कल मैंने नहीं पूछा, हो सकता है कल दे दिया, परसों मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी से पूछा था, अभी तक उन्होंने जो 5.55 ट्रिलियन की उनकी एफपीआर की थी टारगेट, वो राइटिंग में, ज़बानी मीटिंगों में कभी कहते हैं ये मसला, ये मसला, पहले से कहते हैं, अभी नहीं कहते। इनका कभी भी टारगेट पूरा नहीं होना था, वो मुझे पहले से पता था, लेकिन इन्होंने वो दिया। उसके हिसाब से, मैं नंबर फिर आपको गलत ना बता दूं, 233 अरब या कुछ कम है उस हिसाब से मंथली अगर जाए, लेकिन हो सकता है आगे पीछे 200 अरब से ऊपर है। नहीं, वो और बढ़ गया इसलिए कि अभी आए ना, हमें जो 17 तारीख को पैसे आते हैं, उसको जब आने के बाद जब हिसाब किताब लगाए तो 200 अरब से ऊपर है, ये समझ लें। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारी एडीपी थी 228 अरब रुपए की। अब आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि 200 अरब रुपए अभी तक कम मिले, और पहली हिट एडीपी को ही लगती है। हमने
ख़ास तौर पे ये कोविड की वजह से रिलीज़ेस भी फ्रीज कर दी थी. अभी हमने एक प्लान सिर्फ ये किया है कि जो प्रोजेक्ट्स इस साल कंप्लीट हो रहे हैं उनके पैसे डीफ्रीज किए हैं. टोटल एक 10 अरब से कुछ कम का अमाउंट है जो हमें रिलीज़ करना पड़ा है, जिससे 523 है या 33 है प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे. ये क्राइटेरिया रख के हमने कुछ पैसे रिलीज़ किए हैं. बहुत बड़ी हिट पड़ी है. प्रॉब्ली हमारा अनफॉर्चुनेटली पिछले साल जब बहुत बुरा साल था, जब हमने कहा था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि रेवेन्यूज़ पिछले साल से कम हुए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि हमारी एडीपी पिछले साल से कम खर्च हुई है. ये नौसत इस साल भी कंटिन्यू हुई है, मैं ये कह सकता हूँ. नहीं, ये हम इस पे देखें, मैं ये तो पहले भी बता चुका हूँ, हेल्थ सेक्टर पे हम फोकस कर रहे हैं. हम एक कराची में इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल बना रहे हैं. हम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डिविजनल हेडक्वार्टर पे इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल ये भी एडीपी में आएगा. हेल्थ फैसिलिटीज़ पे हम खास, इसलिए कि हमें इस वक्त ज़रूरत है, ख़ास तवज्जो देंगे. बाकी प्रोजेक्ट्स, बाकी सेक्टर्स को थोड़ा पीछे रखना पड़ेगा हमें. एग्जैक्ट वो नंबर्स तो बजट में आएंगे तो पता चलेंगे, लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस तरीके से जो हम चाह रहे हैं वो डेवलपमेंट हम नहीं कर सकेंगे. सर आपने जिक्र किया कि जो जानों के लिए पैकेज, अगर उसकी कुछ तफसील बता दें. दूसरा ये कि पीरकोट में जो टेस्टिंग के हवाले से शुबहात थे या वहाँ पर जो लॉकडाउन पाबंदियों पर अमल नहीं किया गया, वो एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट भी था, तो उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाना चाहिए. किसके खिलाफ? जो एडमिनिस्ट्रेशन में जहाँ लॉकडाउन की पाबंदी पर अमल नहीं किया. देखिए, अगर 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 अगेन वो मिस रिपोर्टिंग आपकी तरफ से हो, मैं आप कभी कभी आपको भी थोड़ा सा ब्लेम करूँगा. आप भी हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, गलतियाँ आपसे भी हो सकती हैं. इस तरीके की मिस रिपोर्टिंग हो, लोगों के गलत कहने पे कि जब क्या कहा था, सरकारी अस्पताल से कराएं तो पॉजिटिव आता है, प्राइवेट से कराएं तो नेगेटिव आता है. कौन से प्राइवेट से नेगेटिव आया था मुझे ये भी बता दें साथ में. जो टेस्ट हुए थे नहीं, ठीक है, डाव के थे वो टेस्ट जो पहले आए थे, ठीक है जी, और दूसरी बार भी उन्हीं से कराए थे. अच्छा, मुझे हैरत इस बात पे होती है, क्या मुझे शौक है किसी को कोविड देने का, या डाव को शौक है? इन टेस्ट में कुछ एरर तो होता ही है जो एक है, लेकिन मरीज एक दिन पॉजिटिव और अगले दिन नेगेटिव हो सकता है. और चांस फॉल्स नेगेटिव का जो मुझे एक्सपर्ट्स ने बताया वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा है फॉल्स पॉजिटिव से. यानी मेरा टेस्ट किया जाए और एक लैब कहे मैं पॉजिटिव हूँ, दूसरी लैब कहे मैं नेगेटिव हूँ, तो नेगेटिव वाले के गलत होने के जो एक्सपर्ट्स कहते हैं चांस ज़्यादा है, उसको उठा के आप लोगों ने कर दिया ऐसा. मतलब अनफॉर्चुनेटली वो मीडिया में चला ना, कुछ लोग जिनको इसका एहसास नहीं है. और वो टेस्ट मैंने कराए थे भाई सारे, एक एक टेस्ट मैंने खुद फ़ोन करके, जिन लोग अफेक्ट हुए थे उनका टेस्ट मैंने अपने कहने पे, रात जब मुझे पता चला कि कोई साहब हो गए हैं, मैंने रात को 12 बजे, पौने 12 बजे थे उस वक्त, नहीं 12:45, पौने 1 बजे रब्ता हुआ. मुझे कहा गया कि जी ना सिर्फ मैं, बल्कि मैं तो अपने बच्चों के साथ लेके गाड़ी में और मैं कराची आया हूँ. मैंने उनसे कहा आपने नहायत ही गलत काम किया है, अब आप अपने बच्चों के टेस्ट कराएं. मैंने रात को कहा कि मैं टीम भेजता हूँ. वो टीम रात को उन्होंने कांटेक्ट किया 1 बजे, उनको उन्होंने कहा अभी भेज दो. फिर कहा नहीं अभी तो बहुत लेट हो गई, सुबह 11 बजे भेज दो. और एक साहब का नंबर दिया कि 11 बजे इधर फ़ोन करके भेज दिया गया. 11 बजे मैंने 12 बजे खुद फ़ोन कर, भाई तुमने ले लिया टेस्ट? कहा नहीं कि वो 11 बजे से उसको फ़ोन कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है वो शख्स. फिर 1-1.5 बजे कांटेक्ट हुआ, 3 बजे जाके उनके सैंपल लिए गए दोबारा, मैंने दिलवाए. और उसको बदनीयती इस तरीके की शो करना और उसको इतना उछालना, यार मेरा क्या इंटरेस्ट है किसी को. इस वक्त मेरा एक वज़ीर आगा खान में एडमिट है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है. अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी, अल्लाह इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर्स पूरी कोशिश करें, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं. एक और मेरा MP है
جو ہے وہ افیکٹڈ ہے. کل اس کو 102 بخار تھا, میری کل اس سے بات ہوئی. ایک تیسری ہماری ایم پی اے بہن انفیکٹڈ ہے. 2 ایم پی ایز پاکستان میں جان کی بازی ہار چکے ہیں اس سے. مجھے اگر پتہ چلے گا آپ اور آپ کے بھی ایک ساتھی کا ہوا تو میں نے امیڈیٹلی اس سے کانٹیکٹ کیا. تو میں جو اپنے بس میں ہے وہ کرتے ہیں. ان لوگوں کو ٹھیک ہے اعتراض ہو سکتا ہے, میں کیوں چاہوں گا کسی کو پازیٹیو کھلوانا. میری عقل سے باہر ہے یہ اس قسم کی سوچ. یہ سوچ صرف ہے سیاست, یہ ہے وہ غلط منفی سیاست. سیاست بری چیز نہیں ہے. میری سیاست ہے خدمت کرنا. میری سیاست ہے کہ لوگ اگر کوئی بھی انفیکٹ ہو جائے, چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو. میں نے رات کو 3 4 بجے جب مجھے اطلاع ملی ہے لوگوں کی کہ پرابلمز آئے, ایڈمنسٹریشن کو اٹھایا ہے میں نے, اور ایڈمنسٹریشن الرٹ رہی ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, میں نے ایک ذکر بھی کیا تھا, میں نے ایک دن رات کو 3:30 پونے 1.5 مہینے پرانی بات ہے, ڈی ایچ او سینٹرل اور اسسٹنٹ کمشنر تھے کو 3:30 بجے فون کیا تھا اینڈ دے آنسرڈ دیئر فونس. اور انہوں نے اس وقت ایمبولینس لے کے, ایک مریض تھا اس کو اسپتال لے گئے تھے. تو یہ مجھے کیا ضرورت تھی, میں کسی اس کو نہیں جانتا تھا, مجھے کسی کا میسج آیا تھا ایسے ہی. میں نیک نیتی سے کام کروں. اگر اس نے آپ کو اس طریقے سے مذاق اڑانا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس وبا سے محفوظ رکھے. میں جب کہتا ہوں کہ جی آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں, دور دور رہیں, پھر بھی آپ سب اکٹھے ہوتے ہیں, آپ کی مرضی, آپ اپنی جان سے کھیلنا چاہتے ہیں. جی نہیں وہ میں مل چکا ہوں. نہیں پاکستان اسلام میں مل چکا ہوں بھائی, مل چکا ہوں. آپ کو نہیں پتہ, آپ مجھے بتائیں گے میں کس سے ملا ہوں کس سے نہیں. میں مل چکا ہوں. ان کی ساری پریزنٹیشن انہوں نے آپ کو دینے سے پہلے مجھے دی ہے. انہی کے کہنے پہ اور انہی کی گائیڈنس کے بعد ہم نے جو بریل کے جو ہے ایس او پیز وہ چینج کیے. تو میں مل چکا ہوں. ہم نے ایس او پیز جو او پی ڈیز کیے ہیں, ہم سب سے پہلا صوبہ تھا جنہوں نے سلیکٹیو او پی ڈیز شروع بھی کی تھی. تو یہ ہم ساری چیزیں یہ کر رہے ہیں. لیکن ہم اوبویسلی وہ ڈاکٹرز کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے. ہم نے ان ایس او پیز کے ساتھ ان کو کہا ہوا ہے اور وہ آلریڈی ہے. اور پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن, نام مجھے اس وقت ذہن سے نکل رہا ہے, ڈاکٹر صاحب تھے, انہوں نے میرے سے خود ایک بار نہیں 2 بار مل کے گئے, 2 بار مل کے گئے. میری اسٹریٹجی آگے بھی یہی ہوگی کہ کرونا وائرس, اس وبا, اس مشکل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میں چلتا رہا ہوں. باقی یہ میں نے نہیں کہا, یہ آپ کا سوال اگر کسی نے نہیں سنا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ حکومت سندھ کی پرائیورٹی, حکومت سندھ کا فوکس کرونا وائرس سے بچانے کے لیے لوگوں کو رہی ہے. اور ان کی یعنی فیڈرل گورنمنٹ آپ نے کہا ہوگا یا دوسرے جو ہمارے مخالف ہیں ان کی رہی ہے غیر آئینی کام. میں نے نہیں کہا, یہ آپ نے کہا ہے. اب یہ آپ لکھ بھی دینا یار, یہ چیزیں لکھیں بھی تو صحیح کہ یہ غیر آئینی کام ہے. غیر آئینی کام اس ملک میں نہیں ہوں گے. اور میں تو حیرت ہی ہوتی ہے باتیں سن کے. اب تو کبھی کبھی ابھی وہ اخباروں میں کالم آتے ہیں نا, کچھ مزاحیہ کالمز آتے ہیں, آپ نے پھر وہ تنظیم, اب تو سیریس کالم بھی پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ شاید یہ مزاحیہ کالم ہے. اتنے اس میں باتیں ہوتی ہیں, کچھ بڑی بڑی اداروں کی رپورٹس پڑھ کے لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی تنزیہ یا مزاحیہ کچھ کہہ رہے ہیں. تو یہ مذاکرات کی بات کر جاتے ہیں اس لیے کہ سیریس بات انہوں نے کرنی نہیں ہے. میں جو یہ پروسیجر ہوتا ہے نا پورا,
उसके थ्रू अगर वो होंगे इस काम उन्होंने बड़ा अच्छा किया है, अगर कुछ होंगे तो उनको मिलेगा. साईं शाह साहब जेन वफ़ाक़ खां तव्हां ॿुधायो त पैसा घटि मिलिया आहिनि, कटौती थी आहे, ज़ाहिर आहे कोरोना बि आहे. 3-4 सालनि खां सिंध हुकूमत बजट में नौकरियूं रखंदी पई अचे, पर उहे जेके मिलनि थियूं अटे में लूण बराबरि. ईंदड़ बजट में नौकरियूं रखंदव, सिंध जा नौजवान, बेरोज़गार नौजवान नौकरियुनि जो आसरो कनि या न? असां नौकरियूं बिल्कुलु रखंदासीं, ख़ासि तौर ते हेल्थ सेक्टर में असांखे बीफ अप करणो है. मिनिस्टर साहब को मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है, हेल्थ डिपार्टमेंट का हुआ है और उन काम कर रहे हैं. उन्होंने वो नर्सेस को रिक्रूट 2,500 नर्सेस को रिक्रूट किया है अभी, और हमें और चाहिए. मैंने तो बहुत दिन से कहा हुआ है और हम बिलीव करते हैं इस पे कि इस वक्त ख़ास तौर पे मेडिकल प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, हेल्थ से रिलेटेड जो लोग हैं, जिसको नौकरी चाहिए हम देंगे. हमें ज़रूर वो कानून को देखना होगा, कानून पे चलते हुए तो नौकरियां इंशाल्लाह ताला देंगे, लेकिन हमें जिस तरीके से हम नौकरियां देना चाहते हैं वो इसलिए नहीं दे सक रहे कि हमारी रिसोर्स कंस्ट्रेंट है. लेकिन हम हेल्थ सेक्टर में ख़ास तौर पे हम देंगे जॉब्स. अच्छा, वज़ीर आज़म से आपकी बात हुई थी कि वो जो है आपको पैसे तो नहीं देंगे, लेकिन जो सेहत के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होगा, वेंटिलेटर चाहिए होगा, वज़ीर आज़म ने वो दिए अभी तक या नहीं दिए आपको? ये बहुत बड़ी चल रही है कंट्रोवर्सी. मैं ज़्यादा फ्यूल नहीं करना चाहूँगा, हमें मदद की है, लेकिन मैं दोबारा कहूँगा एक भी वेंटिलेटर नहीं दिया है. हमें एक लिस्ट दी गई थी कि 20 वेंटिलेटर, वो हमने रिसीव नहीं किए हैं. हमें बाकी मदद, मैं ये नहीं कह रहा, PPEs दिए हैं, हमें सैनिटाइजिंग के सामान दिया है, हमें टेस्टिंग किट्स के हवाले से मदद की है, लेकिन जो वेंटिलेटर का आपने स्पेसिफिक ज़िक्र किया हमें नहीं मिला. एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि हमें ये रिपोर्ट मिली कि 3 PCR मशीन्स दी गई हैं. मैंने बहुत ढूंढी, मिल गई हैं मुझे, अब वो मिल गई हैं. सिंध हुकूमत को अगर आप कहना चाहते हैं तो एक मिली है, सक्खर में जो लगाई है अभी, वो भी डायरेक्टली दी थी, इसलिए वो शुरू में मैंने कहा था कि नहीं, हमें पता नहीं था. इट डिड नॉट कम थ्रू PDMA और दी हेल्थ डिपार्टमेंट. किसी तरीके से अच्छी बात है, डायरेक्टली सक्खर में उन्होंने एक PCR मशीन दी, 3 नहीं दी. बाकी 2 मिल गई हैं. मैं नहीं बोलना चाहूँगा कि वो कहाँ गई, आप खुद ही पता कर लें. साहब, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंस किया है कि जो कोविड की वजह से हेल्थ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज वफात पा गए हैं या पुलिस के जो जवान वफात पा गए हैं, उनको आप लोग कंपलसेट करेंगे, यानी उनको सिंध गवर्नमेंट शहीद का दर्जा दे रही है, ट्रिब्यूट पेश कर रही है. बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन सिंध के जेलों में आजकल रिपोर्ट हो रहा है कि तेजी से कोविड फैल रहा है, कि जेलों में हज़ारों कैदी. बिल्कुल. गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है? और मेरा छोटा सा और सवाल है कि 3 माह पहले नौशेरा फिरोज में हमारा एक सहाफ़ी साथी शहीद हुआ था, शहीद अजीज़ मेमन. उस वाले से आपने JIT कायम की थी, उनको 15 दिन में आपने कहा था रिपोर्ट पेश करें. 3 माह गुजर गए, उस वाले से कुछ मर्डर केस में कोई पेशरफ हुई? सबसे पहले तो आपका जो पहला सवाल है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है. हमें जेल्स में हमेशा से डर था. हमने शुरू में ही कोर्टों से भी रिजू किया था कि ये इनको पेश ना होने दिया जाए. चीफ जस्टिस साहब से भी मिले थे, लॉ मिनिस्टर साहब, लॉ एडवाइज़र साहब, और उन्हें बताया था, और मैंने, वो आपको सब किस्सा पता है, वो भी हुआ था. हमने कुछ रिलीफ देना चाहिए अंडर लॉ, जो कानून इजाज़त देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये नहीं करना. सुप्रीम कोर्ट के एहतराम में और उनके ऑर्डर्स के तहत हमने वो रिलीफ नहीं दी. हम कुछ लोगों को छोड़ना चाह रहे थे जो ऐसे कैदी थे जो अपने एक सज़ा, जो एक कानून के तहत जो हमें इजाज़त थी हुकूमत को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं. इस बीमारी के उससे फिर अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा केसेस हुए हैं. हमने उनको आइसोलेट किया, उधर अलग किया है. दुनिया भर में जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए हैं ऐसी जगहों पे ही हुए हैं. वेस्ट के अंदर वो जो नर्सिंग होम्स होते हैं, वो भी एक तरीके से बहुत सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करके वहाँ पे प्रॉब्लम्स हुए. ये डिटेंशन सेंटर्स में, जेल्स में हुए. अनफॉर्चुनेटली पंजाब में पहले हो गए थे, लाहौर में, या मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन पंजाब में हुए थे, और अब सेंट्रल जेल कराची में भी बहुत ज़्यादा, बहुत तशवीशनाक बात है. हम जो भी डॉक्टर्स की राय के मुताबिक जो भी एहतियाती तदाबीर लेनी है वो ले रहे हैं, और इंश्योर करें
کہ وہ اور پھیلے نہ ادھر. کر رہے ہیں کوشش یہ پوری, لیکن بڑا مشکل چیز ہے نا. اسی لیے ہم چاہ رہے تھے کہ جیلوں میں وہ لوگ جن کو ہم قانون کے تحت چھوڑ سکیں ان کو چھوڑ دیں, لیکن سپریم کورٹ کا حکم نامہ آیا کہ آپ نہیں کر سکتے, پھر ہم نے وہ نہیں کیا. ہاں, صحافی کے لیے آئی ایم آن اٹ. اس کی پروگریس ہو رہی ہے. میں نہیں بتانا چاہوں گا ابھی خود کہ کیا پوزیشن ہے اس چیز کی. ہے مجھے کچھ انفارمیشن, لیکن میں نہیں شیئر کرنا چاہوں گا. وہ کچھ دنوں میں مجھے امید ہے کہ وہ انرتھ کر لے گی پولیس, مجھے پوری امید ہے. اور جو اس کے جو بھی ہمارے شہید صحافی کے خون میں ملوث ہیں ان کو بھرپور سزا دلائیں گے انشاءاللہ. شاہ صاحب یہ فرمائے گا کہ کرونا ٹائیگر فورس کا اس وقت بڑا ذکر ہے. کل ورلڈ اکنامک فورم کے اندر بھی وزیر اعظم صاحب نے اس کا ذکر کیا. سندھ کے اندر جو ہے وہ گورنر صاحب کو ان کی سربراہی دی جا رہی ہے, اور ایک خط بھی لکھا گیا ہے کہ سندھ حکومت شاید ان لوگوں کو کام میں یا استعمال میں نہیں لانا چاہتی. آپ کا اس پر سندھ حکومت کی طرف سے کیا واضح موقف ہے, اور کرونا ٹائیگر فورس جو ہے وہ سندھ کے اندر ایسا کیا کام کرنے جا رہی ہے جو آپ نہیں کر پائے؟ میرے بھائی, مجھے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کوئی ایسا منع نہیں کیا. ہم نے تو خط لکھ دیا تھا کہ فیسیلیٹیٹ کریں گے, لیکن وہ میں زیادہ اس کو سیاسی بنانا نہیں چاہتا, لیکن لگتا یہی ہے کہ آپ باقی سارے اداروں کو چھوڑ کے آپ اپنے اداروں کو تو استعمال میں لا نہیں رہے, اور آپ ایک چیز اور کھڑی کرنا چاہتے ہیں جس کا کوئی سر پیر ابھی تک سمجھ نہیں آیا مجھے. اگر آپ لوگوں کو آ گیا ہے کہ ایگزیکٹلی کیا کریں گے, مطلب میں نے وہ کچھ تصاویر دیکھی ہیں, مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ کرونا کیا کہہ رہے ہیں اس کو, ٹائیگر فورس جو ہے یہ لوگوں کو روکے گی, ہے نا, کہ آپ نہ جائیں. بھائی لوگوں کو روکنے کا طریقہ ہے, حکومت نے وہ پالیسیز دینی ہے کہ آپ اکٹھے نہ ہوں. آپ کہہ کے بھی کہ جی جاؤ موج کرو شاپنگ کرو, اور پھر کہیں کہ لوگوں کو کہ یہ ٹائیگر فورس کیا کیسے روکے گی یار. مجھے میں اپنی پولیس, ابھی تک 5 پولیس والے شہید ہو چکے, مطلب آپ ان کو کیسے, پولیس والے ٹرینڈ ہیں, ان کی نوکری ہے, آپ کیسے ایسے شخص کو کہیں گے. اور لوگ, آپ نے بڑی وہ ویڈیوز اور اب تو بہت ساری آگے, اور کیسے روکیں گے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کا کام کیا ہے, لیکن ہم پورا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, جو چیز سمجھ آئے گی اس کی. ہم نے تو کہا ہے کریں, لیکن وہ خود ہی فیصلے کرتے ہیں, خود ہی آگے کرتے ہیں. ہم کچھ ان پہ, ان فیصلوں پہ, ان کی چیزوں پہ کوئی کیا کہتے ہیں, ان کو ناکام کرنے کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کرو یار, اچھا ہے. اگر رفیع اللہ ان کے لیے کام لے کے آیا ہے ٹائیگر فورس کے لیے, بتائے گا بابا جی. یہ دیکھیں, میری بات سنیں, یہ ایک ہر آدمی, آپ جیسے آپ نے سوال کیا, میں نے بہت لوگوں سے صلاح مشورہ کیا ہے. مارکیٹ والے تو اوبویسلی چاہتے ہیں کہ زیادہ ان کا اپنا انٹرسٹ ہے کہ کوئی بھی نہیں. میں نے ایز اے گورنمنٹ فیصلہ کرنا ہے جو میں سمجھوں بہتر ہو, اور صلاح مشورے کے بعد. ہم یہ مارکیٹس اگر 24 گھنٹے کھول دیں, میرے یہ خیال ہے کہ صبح سحری سے لے کے اور رات 8 بجے تک شاید 1% بندہ جائے, اور رات 8 بجے سے لے کے صبح سحری تک دوبارہ 99% بندہ نکلا ہوگا. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی ایک کہے کہ یہ میری تھنکنگ غلط ہے, تو میں لوگوں کو بچانے کے لیے, تاکہ وہ رش کم ہو. اس کے باوجود میں نے جو دیکھا کہ لوگ, میں نے وہ تصویریں دیکھی ہیں, وہ درست ہیں, آپ لوگوں نے نہیں دی ہیں, مطلب میڈیا کے تھرو ہی کراچی کی بھی دیکھی, لاہور کی بھی دیکھی, راجہ بازار کی بھی دیکھی ہے, پنڈی کے, کوئٹہ کی بھی دیکھی ہیں, اور پشاور کی بھی دیکھی ہیں. یہ تصویریں دیکھنے کے بعد تو بڑا خوف اور ڈر آتا ہے. لیکن میں اس کو اور پروموٹ کیسے کروں کہ نہیں بھائی تم 24 گھنٹے جاؤ, اور مجھے پتہ ہے کہ رات کو 10 بجے میں ایک ٹائم دے دیتا ہوں. ایسا ہمارے, اور وہ اس کی, اس میں قصور لوگوں کا نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں اس میں قصور ہمارا ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح گائیڈ نہیں کر سکے. ہم یہ مکسڈ میسیجنگ کرتے رہے. لوگ واقعی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی
वबा वबा है ही नहीं, ऐसी बातें आ भी गई थी बहुत सीनियर लेवल पे, फिर वो चेंज हो गई। अगर ये मैसेज आएगा तो एक आदमी क्या समझेगा, मतलब मेरे ऊपर तो पेंट कर दिया ना कि ये पता नहीं हर गलत चीज़ बता रहा है, वो इन्होंने इतना कहा, कभी कोई आगे, अब पूरी कोशिश कर ली उन्होंने, वो जो भी करना है खैर। तो अब लोग कहते हैं कि यार दूसरी तरफ को भी सुन लो, दूसरी तरफ कोई और मैसेज देती है। लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं, मैं लोगों को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, मैं हुक्मरानों को कसूरवार ठहराऊंगा कि उन्होंने सही गाइड नहीं किया लोगों को। अगर ठीक है शॉपिंग करनी है, आपने करनी है या ज़रूरी सामान लेने जाना है, आप अपना एहतियात तो करें। बिल्कुल आपने देखा एहतियात नहीं हुआ, एहतियात इसलिए नहीं हुआ कि आपने वो मैसेजिंग सही नहीं दी, और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि लोगों से कि लोग उसको फॉलो करेंगे, और लोगों ने नहीं किया फॉलो। मैं फिर से मैं लोगों से दरख्वास्त करूंगा, मैंने की है, अभी मैंने कहा ना कि ईद पे भी घरों पे ना जाएं अपने, जहाँ पे वहीं पे ईद कर लें। ईद की हमने नमाज़ों की भी SOPs वगैरह दी हुई हैं, मेहरबानी करके उनको फॉलो करें। शाह साहब, आपने कहा कोरोना के हवाले से कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों पर रहें, वाहिद इलाज एहतियात है, लेकिन किस तरीके से घरों पर रहेंगे जब उनको पीने का पानी नहीं मिलेगा, सेहत की सहूलियात नहीं मिलेंगी। शहर से 14,000 टन कचरा उठाने का जो एक निज़ाम है, एक फिगर है, लेकिन गुज़श्ता 2 माह से वो फिगर 5,000 टन पर आया हुआ है। सीवरेज के प्रॉब्लम्स हैं। आपने खुद कहा कि हुक्मरान हमें लोगों को आगाही देनी चाहिए थी। 2 माह में मुझे किसी मिनिस्टर्स का बता दें कि शहर कायद में ही किसी जगह पे लोगों को जाकर अवेयरनेस दी गई हो, कोई ऐसा सिस्टम तो दिया हो आपने कि लोगों को अवेयरनेस मिलती, पानी मिलता, कचरा उनका उठता, वो लोग घरों में कैसे रहेंगे? मेरी बात सुने, जंगी हालात में क्या होता है, बहुत ये मसाइल पूरे पाकिस्तान में है, शहर कराची में भी बहुत मसाइल हैं, पानी के मसले हमें पता है ना। हमारे पास 550 MGD पानी मैक्सिमम आता है, ये हमें पता है ना। ये कोरोना की वजह से कोई पानी शॉर्ट तो नहीं हो गया ना, ये प्रॉब्लम पहले से हैं। कचरे की सफाई के इश्यूज़ हम वक्तन फ़वक्तन ये मुहिमें चलाते रहें ताकि वो बैकलॉग पूरा करें, ये भी हमने किया है ना। ये इश्यूज़ हैं। इस वक्त बड़ा इशू क्या है, इस वक्त बड़ा इशू अपनी जान बचाना। मैं बहुत क्लियर हूँ इस बात पे, आप चाहे जो कुछ कह दें, जिस डायरेक्शन में इस कॉन्वर्जेशन को ले जाएं, मैं वापस आऊँगा, मैंने अपने लोगों की ज़िंदगियाँ बचानी है, मेरी प्रायोरिटी ये है। अभी भाई ने कह भी दिया, बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सही समझा बात को। ये इश्यूज़ हैं। मैंने तो पहले दिन से मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाया कि घंटों घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ये आगाही यही होती है ना। खुद मना किया मैंने कि लोगों में ना जाएं, इकट्ठे ना हों। मैंने जब बाहर गया हूँ शहर से, शहर में भी आपने देखा अभी तक वही प्रोटोकॉल रखता हूँ जाने का, गाड़ी में 2 लोग। आप एग्जाम्पल से ये सोचते हैं, हाँ अगर आपने ये डाइवर्ट करनी है टेंशन, ये मसाइल मैं कह रहा हूँ है सबसे बड़ा मसला है। आपने अपने टारगेट्स, ये 5.55 ट्रिलियन इसी से खर्च होना था ना। ये जो FPR के पैसे आने, हमारा हिस्सा है उसमें ना। 70% कहते हैं ना सूबों का, 60 कितना 50-60% सूबों का हिस्सा है। आप नहीं करेंगे, आप फेल करेंगे, 60% सूबों पे इफेक्ट पड़ेगा उसका। इसी वजह से ये प्रॉब्लम 9 महीने, कोरोना तो 26 फरवरी को हुआ ना पहला केस, और 1 अप्रैल तक आप डिनाइल में थे। 1 अप्रैल तक फेडरल गवर्नमेंट डिनाइल में थी, मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ थी, और 1 अप्रैल को खुद कहा कि जी लॉकडाउन को 14 दिन बढ़ा दो। 1 अप्रैल को जाके कहा था। तो 31 मार्च तक तो आपने कौन से तीर मार लिए थे इधर। तो हकीकत में जाएं, इस वक्त फोकस इस चीज़ पे रखें, बाकी चीज़ें भी होंगी। कोई ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि वो इश्यूज़ पुराने हैं, और बिल्कुल वो भी हुकूमत की जिम्मेदारी उनको पूरा करना। मौलवी साहब, आप दुआ कराएंगे या सवाल करेंगे? सवाल करने में एक आध पहले, एक आध जी जबार के बाद एनक्यूएम ने कल तनकीद की है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में 151 जो भर्ती किए गए हैं ताहालिया नौजवान, वो उर्दू बोलने वाला उनमें कोई एक भी नहीं है। तो उनके इस एतराज़ पर आप क्या कहेंगे कि ये बिलावजह तनकीद है, या आपने वाकई कोई उर्दू बोलने वाले किसी को जो है वो नौकरी नहीं दी? दूसरी बात है कि FIA में कंप्लेंट की गई थी आपकी जानिब से कि आपके ऊपर एक गलत इल्ज़ाम लगाकर ऑडियो और वीडियो बयान जारी किए गए, उसके नताइज क्या आए हैं? और इस तरह के सोशल मीडिया पर आप पर इल्ज़ाम ऐसे लग रहे हैं जैसे लग रहा है कि सिंध हुकूमत इंतहाई बदतरीन हुकूमत
अच्छा रोड पर देखा जाए तो पुलिस भत्ते लेती फिरती है और आवाम तंग है। वजीर हाउस तक का जो रोड है वो शाम को बंद कर दिया जाता है और आवाम को डाइवर्ट कर दिया जाता है। अच्छा, सबसे पहली बात, हाँ, बंद 5 बजे तो मैंने कहा सब बंद कर दो भाई, वज़ीर आला हाउस की क्या बात है, उधर शायद मेरे डर से ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो जाता है। मेरी बात सुने, नंबर 1, आपने कहा नौकरियां मैं नहीं देता, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन देती है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, मैं एक नाम भी नहीं जानता जो नौकरियां 151, मैंने अभी तक वो लिस्ट देखी भी नहीं है, इसलिए मेरा काम नहीं है, वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का काम है। किसी को इतराज़ है किसी भी वजह से तरीक़ेकार है, हम, और अगर ये इतराज़ है मैं उसको खुद भी पता कर लूँगा चेयरमैन से, लेकिन इसमें हुकूमत को मरूज़ इल्ज़ाम ठहराना कि वो गलत है, पब्लिक सर्विस कमीशन का काम है। और हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन में अच्छे लोग हैं बिल्कुल जो कर रहे हैं काम, नंबर 1। दूसरा आपने कहा FIA, उसका मैं आपको बताता हूँ। FIA को बिल्कुल लिखा था, फिर FIA ने मुझे ख़ुद बुला लिया वो शुगर कमीशन में। आज शुगर कमीशन ख़त्म हो गया, इसलिए वो कानून है कि शुगर कमीशन जब अपनी रिपोर्ट कर देता है, इस वक्त तक मैं इसलिए नहीं अप्रोच करा रहा था अपनी हुकूमत से कि कहेंगे पता नहीं इसकी वजह से हमें कह रहा है कि कर लो। मैं आपको पूछूंगा उनसे ज़रूर कि भाई आपकी ये क्या, आपने क्या रिज़ल्ट निकाली है, या तो मैंने ये सारी चीज़ें कही हैं और हैं तो मुझे पकड़ो, या मुझे पकड़ के दो जिन लोगों ने ये कहा है। और तीसरी चीज़ ये कि हम कोशिश यही कर रहे हैं, जो 5 बजे के बाद थोड़ी सख्ती करते हैं, अगेन जो मिक्स्ड मैसेजेस की वजह से बड़ा मुश्किल हो जाता है ये इम्प्लीमेंट करना। अगर एक ही नैरेटिव, एक ही जो है बयानिया जाए हर एक का, तो बड़ा आसान होता है लॉ इन्फोर्समेंट के लिए संभालना है, हुकूमत के लिए संभालना। लेकिन अगर अलग अलग बातें जाएँ तो एक मुश्किल हो जाती है, फिर उसी में इल्ज़ामात भी लगते हैं। मौलवी साहब सवाल फिर दुआ। मैं सवाल तो करने दो भाई, आप नहीं सवाल कर लें, सवाल करें। खुदा न खास्ता हमारे हमीद सोमरों के सवाल के जवाब में कि खुदा न खास्ता आप में से किसी के साथ अगर ये हो तो, या किसी अजीज के साथ ये हो तो आप देखने में नहीं जाएंगे। 3 दिन से मैं सोच रहा हूँ कि हमीद सोमरों को मैं जमजम का पानी पहुँचा दूँ, नहीं पहुँचा पा रहा। और दूसरी बात ये है, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में 2 अफराद आज सेहतियाब हो चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपकी इत्तलात मुझ तक ना होती तो खुदा की कसम मैं आधा मर चुका होता। एक आपसे मेरी दरख्वास्त है, ये जो वीडियोस तदफीन की वीडियोस, फोटोज, इस तरह के जो शेयर हो रही हैं, इस पे पाबंदी के लिए कोई कानून साजी करें। ये लोगों को आधे से ज्यादा मार देती है। मेरा 70 साल बाप बार बार मुझे जिक्र कर रहा था, कह रहा था कि देखो इस तरह तदफीन, मैं इनको कह रहा था कि खुदा का वास्ता ऐसा नहीं है। ये मेरी आपसे दरख्वास्त। मैं देखें, आपसे बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन शेयर करने वाले भी आपके दोस्त, आपके भाई हैं, हम ही हैं ना, ठीक है। मैं अच्छा, इसमें मैं ये बता दूं कि वो तदफीन के हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों में एक पाई जाता तनाव पाया जाता था, और इस वजह से जो भाई ने जिक्र भी किया था, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने SOPs दी, हमने फेडरल गवर्नमेंट को भेजी, फेडरल गवर्नमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया। बहुत दिन हो गए, जब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, फिर मैंने बैठ के ख़ुद एक मीटिंग की, डॉक्टर हजरात को बुलाया। डॉक्टर हजरात ने फिर वो एक SOP, वो इशू हो गई है SOP हमारी। अब वो तदफीन ऐसे होती है कि जो पहले जो बॉडी के साथ जो एहतियाती तदाबीर कर लेनी होती हैं वो कर ली जाती हैं अस्पताल में, गुस्ल के लिए भी एक PPEs के साथ, और इवन जो अगर फैमिली के लोग कोई गुस्ल में शरीक होना चाहें तो उनको भी तरीक़ेकार से गुस्ल दे के, और वंस वो बॉडी सही हो जाए फिर उसको प्रॉपर तदफीन जो होते कर लिए जाते हैं। लेकिन आपका बिल्कुल सही बात है, ये कोई फ़ायदा नहीं देती चीज़ें। मैं तो पहले दिन से, देखिए आपने बात की, हम सब ने एहतियात करना है अपना। हम अगर इसको एक मजाक समझ लें, और इसी वजह से मजाक समझते हैं कि ऊपर से जो बयानी आते हैं, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे कि हम इस वबा पे काबू पाएँ। कोई मैं अच्छा
बड़े इल्ज़ाम लगाए गए, अभी तक कल भी लगे हैं। मैं सुन के थोड़ा सा हंसता भी हूँ, थोड़ा शायद देखता हूँ यार पता नहीं मैं कोई गलती कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है कोई गलती नहीं कर रहा। इस शहर में वबा ज़्यादा फैली हुई है बनिस्बत और जगहों से, तो सख्ती भी वहीं करनी है ना। सख्ती का मतलब ये कि एहतियाती तदाबीर भी वहीं इस्तेमाल करनी है ना। क्यों हम कहते हैं लोगों से यार भाई अपनी ज़िंदगियों का ख्याल करो। ये अल्लाह ताला मैं हमेशा कहता हूँ मैं गलत हूँ, अल्लाह ताला करे मैं गलत हूँ, लेकिन हमें सारे लोग बताते हैं, मेरी ये मैसेजेस हैं इधर पढ़ के मैं भी सुनाऊंगा, जो एक्सपर्ट्स हैं जो जानते हैं इसको, मैं कहता हूँ भाई इसका क्या होगा। वो कहते हैं कि जी 14 दिन बाद आपको नंबर्स ज़्यादा आना शुरू होंगे और महीने बाद इसका इफेक्ट अल्लाह ताला करे वो ना आए, लेकिन इफेक्ट आएगा। इस वक्त हम 15 से 20% रोज़ाना हमारी इन्फेक्शन रेट है जितने हम टेस्ट करते हैं। हमारा एक और सूबा है जिसमें 32-33% इन्फेक्शन रेट है, मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोग देख लीजिएगा नंबर्स, मैं किसी को नहीं कहना चाहता, ठीक है। एक सूबा ऐसा भी जिसमें 8-10% है, अच्छी बात है, इन्फेक्शन रेट है। लेकिन हमें ये वबा जो है ये बाउंड्रीज, अगर मैं गलती कर रहा हूँ मेरी गलती से आप अफेक्ट होंगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि एक नेशनल नैरेटिव हो। जो मुझे कहा गया ना कि जी आप पहले तो खुद बहुत कहा गया, आप तो खुद स्टेप लेते थे, अब क्यों रुक रहे हैं। यार मैंने सूबा सिंध को सिर्फ बंद कर दिया या कुछ कर दिया, उससे फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए कि बाउंड्रीज, हमें कोई वीज़ा नहीं चाहिए एक सूबे से दूसरे सूबे आने के लिए, हमें पासपोर्ट नहीं चाहिए, ये फ्री है, आइन मुझे इजाज़त देता है कि मैं मुल्क के किसी हिस्से में भी जा सकूं। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक नेशनल नैरेटिव आए, जिस किस्म की भी एहतियाती तदाबीर हो, जिस किस्म का भी लॉकडाउन हो, वो पूरे मुल्क में एक जैसा हो। नहीं मानी गई बात, मतलब इस हद तक के बात मान के भी लेटेस्ट, अभी आपने बोला लेटेस्ट जो हुआ है 7 मई को नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती है, उसके मिनट्स हैं, वो है भी पब्लिक डोमेन में भी हैं। मिनट्स में कहा गया कि शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगी 31 मई तक। हमने तो और कुछ नहीं, मैं इससे एग्री करूं या ना करूं कि शॉपिंग मॉल्स खुले या बंद हो, जब मैंने कहा एक नेशनल नैरेटिव होना चाहिए, ये पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सूबे ने कह दिया हमने खोल दिया, गलत बयानी, उस वक्त तक नहीं खोली थी, हमने खोल दी है। दूसरे तो कहा गया कि ये सूबा सिंध के साथ कराची के साथ ज्यादती हो रही है। भाई फैसला आपने किया, ये फैसला एनसीओसी में आया था, एनसीओसी जो नेशनल कमांड एंड पता नहीं जो भी है ऑपरेशन, उसमें हुआ, उसमें भी मैं मौजूद था। अगले दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसके मिनट्स इशू हुए, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप लोग देख लें। और इल्ज़ाम एक बड़े फोरम पे लगाया जाता है कि सिंध के साथ कराची के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मतलब ये तो शायद हम इनके उस जाल में आ गए, जैसे कहा ना कि ये सिर्फ तखरीबकारी कर रहे हैं इस पूरे माहौल में। हम तब से कह रहे हैं भाई जैसे आप कहो, जो चीज़ हमें नहीं पसंद आई हम ना कहते हैं। हमने कहा ना कि ट्रेनें ना चलाओ, हमने कहा जहाज ना चलाओ, चला रहे। ये मैं बता रहा हूँ, बड़ा ठीक है, फेडरल सब्जेक्ट है, क्या कर सकते हैं, हमारा आईनी हक नहीं है उनके ऊपर। तो आपने जो बात कही सब, अल्लाह करे पूरी सबको, ये मेरा और कोई मकसद नहीं है ये बातें करने का, जो मैं जानता हूँ, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं शायद कुछ बेहतर जानता हूँ। मैं सियासतदान हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ सूबे का। मेरे फैसलों से लोगों की ज़िंदगियों पे असर पड़ेगा, और मैं वही फैसला करूँगा जो मुझे एक्सपर्ट्स बताएंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट सारा एनालाइज करके बताता है, डॉक्टर साहब बैठी हैं, कई फैसलों से जो फेडरल गवर्नमेंट ले रही है वो कहती हैं कि इनको कहीं ना करें, और हम कहते हैं, खुद बैठती हैं मीटिंग्स में कहती हैं कि ये ना करें, लेकिन वो जब कहते नहीं कि हमने ये करना है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोलनी है, भाई खोल दो, हम जिस हद तक बचा सकेंगे। अब SOPs फॉलो करनी है, मतलब
मैं तो कह रहा हूँ कहने की ज़रूरत नहीं है ना, लेकिन लोगों का रुझान उस तरफ नहीं है, इसलिए नहीं है कि वो मिक्स्ड मैसेजिंग आ रही है। आप ही के लोग बैठ के, अगर अनफॉर्चुनेटली मुझे अफसोस भी हुआ था बहुत, लेकिन मैं इस वक्त कोई ऐसी तल्ख बात करना मुनासिब नहीं है कि इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि जी सियासी लेबॉरेटरीज़ में एक रिपोर्ट आती है, प्राइवेट में दूसरी आती है। मतलब ये इसका मकसद क्या था? मतलब कि हम जो पब्लिक जो गवर्नमेंट लेबॉरेटरीज़ हैं उनमें हम कोई इंटरफियर कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर इंटरफियर कर रहे हैं? मतलब ये सोच सकता है कोई बात? लेकिन कहाँ से ये भी उड़ाई गई बात, जिसने भी बोला है। नहीं, आप भाई कहाँ से मिलते हैं? ये कोई सोच सकता है? मतलब ये बात किसी के जहन में आती, लेकिन ये भी मीडिया में उड़ी और नेशनल चैनल्स पे बात हुई, जिसने भी की। जी देखिए, मेरे से मैं आपको बताऊं, मेरे से जो भी एक्सपर्ट्स जिनसे मैंने बात की है वो इसके हक में नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, हर्ड इम्यूनिटी जो इज्तिमाई पता नहीं क्या कहते हैं, वो हर्ड इम्यूनिटी जो है ना वो नहीं क्या। एक तो अभी तक ये भी नहीं पता लोगों को क्लियर कि इम्यूनिटी कितनी दिन के लिए होती है। इससे एक बार कोई इन्फेक्ट हो जाए उसमें हमें ये भी इल्ज़ाम आया आप एंटीबॉडी टेस्ट ही नहीं करा रहे, आप नहीं चाहते कि आपको पता चले कि क्या पोजीशन है। एंटीबॉडी टेस्ट एक्सपर्ट से कहने पे कराएंगे, यार मुझे क्या पता इस चीज़ का, लेकिन मैंने खुद तजुर्बा किया है कि वो एंटीबॉडी टेस्ट ज़्यादा गलत रिजल्ट दे रहे हैं। जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनको कह रहे हैं कि एंटीबॉडीज़ है ही नहीं उनकी, जो ठीक हो गए हमें पता है उनको कह रहे हैं कि नहीं जी इनकी एंटीबॉडीज़ है ही नहीं। तो जब एक करेक्ट रिजल्ट नहीं आती तो आप क्यों वो टेस्ट करेंगे? डॉक्टर्स की उससे की तो आप समझ, मुझे अभी तक कोई हर्ड इम्यूनिटी पे कोई पॉजिटिव किस्म की रिस्पॉन्स नहीं है। उसके नुकसानात अगर आप सिंपल नंबर कर लें ना, हर्ड इम्यूनिटी का क्या मतलब है कि आपके या तो पूरा, एक तो मैं एक बताऊं, इंसानों के हर्ड्स नहीं होते यार, वो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है। हर्ड होते हैं शीप, बकरियों के होते हैं, ठीक है, और भेड़ियों के पैक होता है अंग्रेज़ी में लफ्ज़। ये पैक वाले जो है ना उनको समझना चाहिए कि इंसान हर्ड नहीं होते, गाय भैंस बकरियां नहीं हैं हम, ठीक है। उसके लिए आप मतलब क्या है इसका कि जी 22 करोड़ आवाम है इस मुल्क की, 70% इन्फेक्ट हो जाए, कोई कहता है 70%, कोई 80%, कोई 50%, चले 50% रख लेते हैं, 11 करोड़ आवाम इन्फेक्ट हो जाए। खुद ही बता रहे हैं 11 करोड़ में से हम बहुत अच्छे हैं, 2.1%, 2.2% है हमारी इन्फेक्शियस रेट की फर्टिलिटीज़, ठीक है जी। अब ये कर लें, इज दैट एक्सेप्टेबल इन एनी वे? ये सोच तो आप इस सोच, आप जितना चाहें, अगर हो जाता है ये, मैंने ख्याल नहीं रखा, आपने नहीं रखा, इनफेक्ट मैं हो जाता हूँ, आप हो जाते हैं अपना ख्याल ना रखने की वजह से, या अपनी ड्यूटी में आप कोशिश तो ये करेंगे ना कि आप इन्फेक्ट ना हो। ये क्या सी बात है यार, सबको बीमार होने दो। मुझे देखिए मेरी समझ से बाहर है। मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जिन मेडिकल एक्सपर्ट से मैंने बात की उन्होंने कोई अच्छी रिस्पांस नहीं दी है मुझे इसकी, मैं वही बता सकता हूँ। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है, हर एवरीबडी इज हर एक ओपिनियन को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। एक मिनट जी, आप बताएं, एक मिनट आपका होगी। देखिए यार, मैं कंटेम्प्ट में ना जाऊँ, मैं बहुत डरता हूँ कभी कभी। एसओपी तो ऐसे ही होंगी ना, हमने कानून बनाए, हमने बहुत सख्त भारी जुर्माने रखे एसओपीज़ ना फॉलो करने में की वजह से, लेकिन हमें ये भी कहा गया है कि ये तो आपने
सील भी ना करना है, बंद भी ना करना है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है. हम हैं SOPs इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमने दुकानें बंद की. SOPs इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमने लोगों को ना चाहते हुए अरेस्ट भी किया. ये तरीक़ेकार होते हैं. लेकिन जो आपने जो पहला सवाल किया था, एग्जैक्ट डिटेल्स कुछ देर में मैं कहूँगा कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मुझे इस वक्त पता है. हमारे पास जो पुलिस में इन लाइन ऑफ ड्यूटी अगर किसी की डेथ होती है तो उसको ग़ालिबन 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक नौकरी दी जाती है, और उसके अलावा भी कुछ है, वो पूरी डिटेल आ जाएगी. प्लस में नहीं, वो अलग है, वो अलग है क्या. हाँ, वो मुझे पता है, मैं इसलिए वो कंफर्म करना चाहता हूँ. इसके अलावा मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहा है वो जो इंश्योरेंस हेल्थ प्रोफेशनल्स की वो भी हमने कराई है, वो भी करा रहे हैं, और उससे भी उनको मिलेगा. वो भी हम फाइनल स्टेजेस में है उसके लिए भी. तो ये सब देखा जाएगा. सर हमारी गुजारिश आपकी हुई मीडिया वर्कर्स की जो सैलरीज बहुत सारे इदारों में ऐसे हैं वो मशरूत की गई थी लेकिन फिर वो रिलीजेस हुई. अभी तक इतने सारे लोग यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, कोई ऐसा प्लान सर बना लें PBA के साथ CPME के साथ आप लोग बैठ भी सकते हैं, उनको समझा भी सकते हैं. मैं एक वर्कर और को उसमें कोई खुद आप करने जा रहा है, उसने ऐलान किया है कि 23 अंडरस्टैंडिंग बना तो मैं सकते हैं. खुद ही करूंगा उम्मत के दफ्तर के सामने. और मैं कहता हूँ मैं बात कर लूँगा, मैं खुद भी करूँगा इसको फॉलो अप. मैं खुद फॉलो अप करूँगा इस पर. नहीं, मैं खुद इस पे फॉलो अप करूँगा. और काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरे पास बताने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह मैं आज नहीं, आज सिर्फ मैं थोड़ा फिर भी डाइग्रेस हो गया, होना नहीं चाह रहा था. आज सिर्फ मैं दोबारा ख़त्म करने से पहले आपसे कहूँगा, अगर एक मैसेज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, और कोई छोड़े, अगर मैंने कोई किसी को क्रिटिसाइज़ किया हो, आप ना चलाएं, वो मुझे नहीं ज़रूरत है. मैंने आपको सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए ये बातें की हैं, ठीक है. एक मैसेज सिर्फ दें कि ये ईद डेडिकेट करते हैं हम अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, लॉ इन्फोर्समेंट, हमारे मीडिया लोगों के, ठीक है. और ईद सादगी से मनाएं, अपने घरों को ना जाएं. जो नमाज वगैरह के लिए SOPs हैं उन पे पाबंदी करें. और इसके साथ साथ मेरी वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि वो नेशनल लेवल पे भी ऐलान करें कि ईद सादगी से मनाई जाए. ठीक, बहुत शुक्रिया.